हेलो एस्पिरेंट्स। इजी मेंटर के पोर्टल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा आप जानते हैं कि सिविल सेवा की परीक्षाएं संपन्न हुई हैं। आप सभी लोगों को, जिन प्रतिभागियों ने, जिन एस्पिरेंट्स ने सिविल सेवा मुख्य परीक्षा दी, उन सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान करें कि आप सभी लोग अपनी अपनी परीक्षा में सफल हो। मित्रों, इजी मेंटर का पोर्टल सिविल सर्विसेज के इस वर्ष के आए हुए प्रश्नों को आपके लिए सॉल्व कर रहा है। आप उससे देख सकते हैं कि आपने किस तरीके से लिखा है या क्या रिक्वायरमेंट थी। इस सेगमेंट में मेरा नाम विजय पांडे है और मैं आपके लिए जो साइंस टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस हैं उनको मैं यहाँ डिस्कस करूंगा। आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन फिजन एनर्जी प्रोग्राम के ऊपर था, साइंस के ही पोर्टल से। दूसरा, इंडिया जो स्वच्छ तकनीक है उसका किस तरीके से जो है 2047 तक भारत प्रयोग कर सकता है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन है। कार्बन कैप्चर, यूसेज, स्टोरेज के ऊपर तीसरा क्वेश्चन। ये भी एक तरीके की क्लीन एनर्जी है, कह सकते हैं एनर्जी क्लीन जो डिराइव चल रही है इस समय वर्ल्ड वाइड, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग को मिटिगेट करना है, उसको अरेस्ट करना है, उसको रोकना है। पेरिस समझौते में जो 1.5 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड का एक लक्ष्य रखा गया है कि तापमान एवरेज उससे ज्यादा नहीं होना है, उसके लिए जो लक्ष्य है, जो 2070 तक जो ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन उनको नेट जीरो पर ले आना है, उसके लिए आप देखिए कि जो है लगातार इसके ऊपर क्वेश्चन बन रहे हैं और ये दूसरा क्वेश्चन उसी के ऊपर था। फिर नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया है, किस तरीके से नैनो टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर के फील्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नैनो टेक्नोलॉजी अब हमारे लिए एक ऐसी टेक्नोलॉजी हो गई है जो हमारे जीवन के हर जो भाग है उसके ऊपर प्रभावित कर रही है। एग्रीकल्चरिस्ट, जो हमारे फार्मर्स हैं, जो हमारे कृषक हैं, उनके जीवन पर क्या आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अर्धचालक के ऊपर क्वेश्चन है। अच्छा दोस्तों, अगर आप क्वेश्चन का पैटर्न देखें तो ऐसा नहीं है कि ये पिछले वर्ष में, एक साल में कभी ना कभी ये करंट अफेयर्स के अंतर्गत आप लोगों के सम्मुख से गुजरे ना हो। हाँ, जहां तक फ्यूजन एनर्जी प्रोग्राम के संदर्भ में क्वेश्चन है, ये एक अचरज भरा आप लोगों को लिए इसलिए लग सकता है क्योंकि सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में जो साइंस का जो विषय है उसमें जो आप लोगों से रिक्वायरमेंट है, जो टॉपिक्स उसमें डिस्क्लोज किए गए हैं, उसमें न्यूक्लियर एनर्जी स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है। लेकिन ये पहली बार नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन आया है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा करके देखते हैं तो आप देखें कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर टेक्नोलॉजी पर भी इसी तरीके का क्वेश्चन आया है। तो बहरहाल जैसा भी है, अब एक चीज ये है कि आईटीईआर के ऊपर क्वेश्चन क्यों पूछा गया, मतलब ऐसा क्या है कि आज आईटीईआर के ऊपर या फ्यूजन टेक्नोलॉजी के ऊपर, क्योंकि हमारे देश जो कि आईटीईआर का एक सदस्य है और हम लोग 2006 से उसके साइनेटरी हैं, उसकी संधि पर हम लोग हस्ताक्षर करता है। हमने अपने जो जो हमारे उद्देश्य थे या जो हमको जो जो लक्ष्य दिए गए थे, उनको हमने इसी वर्ष 2023 से 2025 के बीच में पूरा किया। और ये इस तरीके से करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन था जो हम देख सकते हैं कि पूछा भी गया। अच्छा, हर प्रश्न को लिखते समय 3 कंपोनेंट होते हैं, आप सभी लोग जानते भी हैं। एक इंट्रोडक्शन होता है, एक मेन बॉडी होती है जिसमें आप क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, और एक कंक्लूजन होता है। कंक्लूजन दोस्तों हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। जैसे सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी जो लास्ट क्वेश्चन होगा, भारत की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, हम लोग एक बहुत दयनीय शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन हमारा कंक्लूजन तो ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। कभी हम पिछड़े थे लेकिन हम फिर आगे बढ़ जाएंगे। स्पेस टेक्नोलॉजी में भी हम लोग कभी पिछड़े थे, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में भी हम लोग कभी पिछड़े थे, मेडिकल टेक्नोलॉजी में भी लोग कभी पिछड़े थे, और आज सभी जगह हम देखें या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में हम वर्ल्ड लीडर हैं। तो आगे आने वाले भविष्य में हम लोग सेमी टेक्नोलॉजी में जो है सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में भी वर्ल्ड लीडर हो जाएंगे। तो हमेशा याद रखिए कि जो भी हमारे कंक्लूजन होंगे ऑप्टिमिस्टिक होंगे, भविष्योन्मुख होंगे, भारत का समर्थन करते हुए होंगे। आप एक पत्रकार नहीं होने वाले हैं, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले एक ब्यूरोक्रेट होंगे। आपको गवर्नमेंट पॉलिसीज को समर्थन करना होगा। बहरहाल इस के बाद हम लोग आते हैं अपना जो क्वेश्चन है उसके ऊपर आते हैं। आप देखिए, फ्यूजन एनर्जी प्रोग्राम इन इंडिया हैज स्टीडीली इवॉल्व्ड ओवर पास्ट फ्यू डिकेड्स। यानी क्वेश्चन का पहला भाग भारत संलयन ऊर्जा कार्यक्रम में जो पिछले कुछ वर्षों में भारत की तरक्की है उसको इंगित करता है। दूसरे भाग में इंटरनेशनल कमिटमेंट जो भारत के हैं आईटीआर में, भारत के योगदान को स्पेसिफिकली पूछ रहा है। दोस्तों, भारत ने किस तरीके से आईटीआर प्रोजेक्ट में अपना योगदान किया है। हमने आपसे कहा भी 2023 से 2025 के बीच में हमारे जो अपने योगदान थे उसको हम लोगों ने फिनिश भी किया है, तो कोई ऐसी विशेष चीज हम लोग के लिए नहीं थी। इसके बाद है इस परियोजना का भविष्य की वैश्विक ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब वैश्विक ऊर्जा में तो भारत शामिल होएगा ही, हम लोग थोड़ा सा भारत को लेते हुए वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य के बारे में बात करेंगे। तो आइए इसके पहले भाग को देखते हैं, फ्यूजन एनर्जी प्रोग्राम इंडिया हैज स्टीडली इवॉल्व्ड। अच्छा दोस्तों, ऐसा है कि यहाँ क्योंकि हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो सिविल सेवा में आए हुए हैं, और आप क्योंकि सभी मुख्य परीक्षा में बैठे हुए लोग हैं,
तो आप सभी लोग फ्यूजन एनर्जी प्रोग्राम, जिसमें हल्के परमाणुओं का प्रयोग करते हुए भारी परमाणुओं का संलयन या फ्यूजन से उसका निर्माण किया जाता है, और आइंस्टीन की जो फेमस इक्वेशन है जिसको आप E इक्वल टू एम सी स्क्वायर के नाम से जानते हैं, उस इक्वेशन को यूज करते हुए एनर्जी यील्ड भी है, ये भी आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ITER परियोजना को नहीं जानते होंगे या भारत के फ्यूजन प्रोग्राम को नहीं जानते होंगे। एक बाद में एक वीडियो आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, लोड करूंगा इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर, जो भारत के प्रोग्राम और जो ITER प्रोग्राम है उसकी ब्रिलियंस के बारे में आपको बताएंगे, हाउ ब्रिलियंट इट इज, किस तरीके से इसको मैनिपुलेट किया गया था। अच्छा, जहां तक इन्होंने प्रश्न का पहला भाग है, फ्यूजन एनर्जी प्रोग्राम इंडिया हैज स्टेडली इवॉल्व्ड ओवर पास्ट फ्यू डिकेड्स, भारत संलयन ऊर्जा कार्यक्रम में पिछले कुछ दशकों में निरंतर वृद्धि कर रहा है। तो देखिए, जैसे मैंने इंगित भी किया कि आप लिख सकते हैं कि संलयन ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है जिसमें हल्के परमाणुओं को उच्च तापमान पर बेहद करीब पर लाकर के फ्यूजन यानी संलयन संपन्न करवाया जाता है। इसमें प्रभुत मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, और E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जो मास डेफिसिट के ऊपर या द्रव्यमान क्षति के ऊपर आधारित होता है, उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। इतना आप इसको एक इंट्रो लाइन में लिख सकते हैं। जहां तक भारत के कार्यक्रम की बात है, 1989 में भारत ने एक टोकामेक संयंत्र गुजरात में लगाया था, इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च में। उसका नाम आदित्य था दोस्तों, आदित्य। आदित्य नाम के एक प्लाज्मा रिएक्टर का भारत ने जो है वहां स्थापना की थी। IPER गुजरात में उसकी स्थापना भारत के द्वारा संपन्न की गई थी। इसने प्लाज्मा को कन्फाइन किया कुछ मिली सेकंड के लिए, क्या, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी अगर हम जो चुंबकीय क्षमता है उसकी बात करें तो 1.2 टॉर के आसपास इसकी क्षमता थी, और इसने 100 किलो एम्पियर विद्युतीय ऊर्जा का उत्पादन कुछ मिली सेकंड के लिए किया। बहरहाल, कुछ मिली सेकंड के लिए 100 किलो एम्पियर की विद्युतीय क्षमता का निर्माण किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं होती कि कितने समय के लिए किया गया, ये इंपॉर्टेंट होता है। इसी जो रिएक्टर है जिसको आदित्य के नाम से जाना जाता है, इसको 2016 में आदित्य U के नाम से अपग्रेड किया गया। जो चुंबकीय क्षमता है 1.2 टॉर से बढ़ा करके उसको 1.5 टॉर पर ले आया गया, और अब की बार 250 किलो एम्पियर इसने विद्युतीय ऊर्जा का उत्पादन किया। भारत, क्योंकि 2006 से ही आप जानते हैं कि ITER का सदस्य है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है, उसके हम एक मानक सदस्य हैं। 7 सदस्यों में से हम एक हैं। अभी उसके बारे में विस्तार से चर्चा करनी है। तो उसके मद्देनजर उसमें जो हम लोग काम कर रहे थे उन सभी को देखते हुए, और 1986 से जो लगातार संलयन ऊर्जा फ्यूजन एनर्जी पर हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, उन सब को देखते हुए भारत ने 2013 में एक स्टेडी स्टेट टोकामेक 1 की स्थापना की। तो स्टेडी स्टेट टोकामेक 1 जो अगर आप देख सकते हैं, वो स्टेडी स्टेट टोकामेक 1 जो है, वो स्टेडी स्टेट जो टोकामेक 1 है, उसकी स्थापना जो है फिर वही IPER के अंतर की गई। स्टेडी स्टेट का आशय है, क्या मतलब है, कहने का मतलब है टोकामेक तो है ही। टोकामेक एक ऐसा संयंत्र होता है जिसमें संलयन ऊर्जा फ्यूजन एनर्जी को उत्पन्न करते हैं। तो स्टेडी स्टेट का क्या मतलब है? स्टेडी स्टेट का मतलब दोस्तों यहाँ पर प्लाज्मा कन्फाइनमेंट से है। अगर आप लंबे समय तक ऊर्जा को प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में जरूरी है कि जो प्लाज्मा है उसको एक मैग्नेटिक चैम्बर के अंदर आप उसको एक लंबे ड्यूरेशन के लिए कन्फाइन कर सकें, उसको रोक सकें। तो 2013 से भारत ने स्टेडी स्टेट टोकामेक 1 का निर्माण किया, और स्टेडी स्टेट टोकामेक 1 जो है उसको देखते हुए हमारे जो अनुभव हैं, और अभी हमने आपसे कहा कि ITER में हम सदस्य भी हैं, इन सभी अनुभवों को देखते हुए भारत ने एक दूसरे रिएक्टर जिसे SST-2 का नाम दिया जाता है, इसका निर्माण भारत ने जो है शुरुआत की है, और इसकी शुरुआत जो है 2027 में होगी। यानी डिजाइन्स बन चुकी हैं स्टेडी स्टेट टोकामेक 2, और ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना होगी, क्योंकि इसका जो टारगेट है वो एनर्जी कोफिशिएंसी को 5 के बराबर या 5 से ज्यादा करने का मतलब है। ये Q इज इक्वल टू या Q इज ग्रेटर देन 5 से क्या आशय है? जो Q है वो इंगित करता है कि हम कितने रेशियो में ऊर्जा उत्पादित कर रहे हैं। कहने का मतलब है किसी संयंत्र को चलाने के लिए आपको ऊर्जा निवेश करना होगा। जैसे मान लें कि स्टेडी स्टेट टोकामेक को हमको चलाने के लिए 50 मेगावाट विद्युतीय ऊर्जा को खर्चा करना होगा, तो जो आउटपुट एनर्जी है इट शुड बी 5 टाइम्स मोर, यानी 250 हमको मेगावाट ऊर्जा प्राप्त होनी चाहिए। हालांकि वैश्विक रूप से ITER का जो लक्ष्य है वो 10 Q का है, लेकिन क्योंकि एक मॉडेस्ट शुरुआत है और ये एक प्रोटोटाइप रिएक्टर बना रहे हैं, ये करीब 100 से 300 मेगावाट विद्युतीय ऊर्जा उत्पन्न करेगा। अभी आप देखिए, और ये एक लंबे समय तक ऐसा कर सकेगा। तो भारत ने
1989 से जो अपना कार्यक्रम शुरुआत की है, उसको धीमे धीमे अप स्केल करते हुए हम आगे बढ़ते चले गए। और अब की स्केलिंग के बाद फिर हम देखते हैं कि धीमे धीमे जो भारत है वो स्टेडी स्टेट टोकामेक सेकंड संयंत्र के निर्माण की ओर बढ़ चुका है। क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है वो ये कहता है कि इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर, अंतर्राष्ट्रीय ऊष्मायन प्रयोगात्मक रिएक्टर ITER में भारत के योगदान का उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों ITER परियोजना में भारत 2006 में इसका सदस्य हुआ, 2005 में सदस्य हुआ, 2006 में हमने इसके साथ संधि की जो है हस्ताक्षर किया। ये जो परियोजना है एक बड़ी परियोजना है। इसमें अमेरिका, रूस, यूरोपीय संघ जिसमें इंग्लैंड शामिल नहीं है आप जानते हैं, इसके साथ साथ चाइना, साउथ कोरिया और इंडिया, ये 7 पार्टनर्स हैं। इसमें करीब करीब 22 बिलियन US$ के आसपास खर्च आएगा। भारत क्योंकि इसका 7 सदस्यों में एक है, भारत को इस टोटल जो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन है उसके लगभग 9% के आसपास कंट्रीब्यूट करना होगा। लगभग कह सकते हैं कि भारत को लगभग 2.2 बिलियन के आसपास अंशदान करना होगा। ये केवल मौद्रिक ही नहीं होगा, भारत जो है इस तरीके के जो उसका सहयोग है उसमें अपने इंस्ट्रूमेंटेशन के द्वारा भी सहयोग दे सकता है। तो इसमें क्या पूछा गया है, क्वेश्चन के दूसरे भाग में पूछा गया है, एकदम स्पष्ट है कि भारत का क्या योगदान है। तो आर्थिक योगदान एकदम स्पष्ट है, भारत टोटल कॉस्ट के 10% के लमसम के बराबर इन्वेस्ट करने वाला है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण है कि भारत ने ITER परियोजना में शामिल होकर के उसके लिए जो टेक्निकल जो आवश्यकताएं हैं उसको भी पूरा करता हुआ भारत दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब है कि भारत जो है टेक्निकली इस चीज को संपन्न करने के लिए जो है कार्य करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब आप देखें कि भारत ने ITER परियोजना को संपन्न करने के लिए कौन कौन से टेक्निकल जो है जो उपकरण है उनको प्रोवाइड किया है। पहला तो हम देख सकते हैं कि भारत ने जो है इसमें क्रायोस्टेट फैसिलिटी का निर्माण किया है। भारत की एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है जिसका नाम लार्सन टूब्रो है, बहुत मल्टीनेशनल कंपनी है। इसने 30 मीटर ऊंचे और लगभग 30 मीटर त्रिज्या के एक 3400 टन के आसपास के क्रायोस्टेट फैसिलिटी का निर्माण किया है। क्रायोस्टेट फैसिलिटी, जो क्रायोस्टेट फैसिलिटी है इसके अंदर रिएक्टर हाउस किया जाएगा, ये वैक्यूम बनाएगी, इसके अंदर जो मूल रिएक्टर है उसकी स्थापना की जाएगी। ये बहुत आवश्यक कदम है। अच्छा, अब क्या होता है कि जो रिएक्टर होता है उससे बाहर की ओर कोई रेडिएशन ना निकलने पाए। देखिए, हम और आप जानते हैं कि जो फिशन रिएक्टर होते हैं, जो ऐसे रिएक्टर होते हैं जिनको हम फिशन कहते हैं, या जिस तरीके के रिएक्टर को हम विखंडन कहते हैं, उनमें से बहुत रेडिएशन निकलता है। संलयन से बहुत ज्यादा रिएक्टर से रेडिएशन तो बाहर नहीं निकलता है, लेकिन न्यूट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। तो न्यूट्रॉन्स को रोकने के लिए दोनों दीवारों के बीच में स्टील ब्लॉक्स बना करके भी लार्सन और टूब्रो के द्वारा सप्लाई किए गए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे रिएक्टर की सेफ्टी सुनिश्चित की जा सके, आसपास की जो वर्कफोर्स है उसको सुनिश्चित किया जा सके और रेडिएशन को मिटिगेट किया जा सके। कुछ हद तक हम उसको घटाने में भी कामयाब हो सकते हैं। फिर रिएक्टर के अंदर क्रायो टेम्परेचर का आशय दोस्तों -150 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का तापमान होता है। इस तापमान को बनाए रखने के लिए क्रायोलाइंस के निर्माण किया गया है, ये भारत के ही द्वारा उसको सप्लाई किया गया है। क्रायोलाइंस क्या करेंगे, जो क्रायोजेनिक लिक्विड है उसको पंप करने का कार्य करेंगी और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का कार्य करेंगी, जिससे उसको पूरे रिएक्टर के अंदर फैलाया जा सके। फिर कूलिंग टावर्स भी भारत के द्वारा दिए गए। रिएक्टर से आप जानते हैं बहुत ज्यादा ऊष्मा बाहर निकलती है, तो कूलिंग टावर्स होते हैं। ये 10 मीटर से ज्यादा ऊंचाई के टावर हैं, काफी ऊंचे टावर है, 50 मीटर के आसपास के। ऐसे 10 टावर्स की स्थापना की गई। हीट एक्सचेंज प्लेट्स की स्थापना की गई है। देखिए, कूलिंग टावर तो गर्म गैसों को बाहर निकालेंगे, रिएक्टर की गर्मी को बाहर निकालने के लिए बाई वे ऑफ रेडिएशन एंड कन्वेक्शन, विकिरण के द्वारा, या आप कह सकते हैं चालन के द्वारा ऊष्मीय ऊर्जा को बाहर निकालने के लिए 14 बड़ी बड़ी प्लेट्स इस तरीके से दी गई हैं जो हीट एक्सचेंज का काम करेंगे। और फिर एयर कूलिंग सिस्टम भी भारत के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। तो कहने का मतलब है भारत ने रिएक्टर के निर्माण में जो बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है उनका निर्माण किया है। दोस्तों, आप में से जो लोग जानते हैं कि थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर कार्य कर रहा है, उसके कार्य करने के लिए जरूरी है कि हम एक रेडियो फ्रीक्वेंसी साइक्लोट्रॉन का निर्माण करें। जो रिएक्टर होता है उसके अंदर ड्यूटेरियम और ट्रिटियम ईंधन का प्रयोग किया जाता है। ड्यूटेरियम और ट्रिटियम ईंधन को 10 करोड़ केल्विन तापमान तक पहुंचाने के लिए उसके अंदर
जो रेडियो फ्रीक्वेंसी जो पंप्स होते हैं, जो साइक्लोट्रॉन्स होते हैं, जो हीट जनरेट करते हैं, उनका निर्माण किया जाएगा। भारत के द्वारा भी ऐसे ही आयन साइक्लोट्रॉन आरएफ जो हीटिंग है उसका निर्माण किया गया है। कहने का मतलब है आयनित कणों को प्लाज्मा के अंदर पंप किया जाएगा बहुत हाई एनर्जी के द्वारा, जो संघट के द्वारा या जो कोलिजन के द्वारा उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। केवल आयन साइक्लोट्रॉन आरएफ हीटिंग ही को भारत के द्वारा निर्मित नहीं किया गया है, इलेक्ट्रॉन साइक्लोट्रॉन आरएफ हीटिंग को भी निर्मित किया गया। अच्छा, अगर हम किसी परमाणु से, किसी एटम से उसके इलेक्ट्रॉन को बाहर करें तभी वो आयन होगा, तो हम क्या करेंगे, इस आयन को भी पंप करेंगे अंदर और इस इलेक्ट्रॉन को भी पंप करेंगे। कोलिजन के द्वारा आप जानते हैं जब दो चीजें एक दूसरे से टकराती हैं तो गतिज ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में जो काइनेटिक एनर्जी है गेट्स चेंज्ड इनटू हीट एनर्जी, और उस टेम्परेचर तक पहुंचाने के लिए आवश्यक है कि हम इस तरीके की जो है सुविधा को प्रोवाइड कर सकें। तो ऐसी सुविधा फिर वहां पर प्रोवाइड की गई है। हाइड्रोजन बीम का भारत ने निर्माण किया है, न्यूट्रल हाइड्रोजन बीम है। रिएक्टर के अंदर संपन्न होने वाले जो फ्यूजन रिएक्शंस हैं उनको मॉनिटर करने, उनकी गड़बड़ी को जांचने के लिए डायग्नोस्टिक न्यूट्रल बीम सिस्टम का भी भारत के द्वारा निर्माण किया गया है। रिएक्टर का निर्माण करने के लिए विशेष प्रकार के अलॉय की आवश्यकता है, विशेष प्रकार की मिश्र धातुओं की आवश्यकता है। भारत ने कॉपर क्रोमियम आधारित एक मिश्र धातु का निर्माण किया है। अच्छा, ये जो मिश्र धातु है जो कॉपर क्रोमियम आधारित है, इसके अंदर जिरकोनियम नाम के एक विशिष्ट धातु का भी प्रयोग किया गया है। ये बहुत ही हीट टॉलरेंट धातु होती है और बहुत ही एनर्जी एब्जॉर्बिंग होती है। तो भारत ने एक विशेष प्रकार के अलॉय जो कॉपर क्रोमियम जिरकोनियम अलॉय, जिरकोनियम आप में से जो लोग सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, जिरकोनियम अलॉय के ऊपर एक प्रारंभिक परीक्षा में प्रीलिम्स में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सी मिश्र धातु जरूर प्रयोग की जाती है, किसकी होती है, तो जिरकोनियम। तो जिरकोनियम से आप परिचित हैं, इसीलिए हमने पहले कॉपर क्रोमियम लिखा, क्योंकि यूजुअली कॉपर क्रोमियम का इस्तेमाल नहीं होता है, जिरकोनियम का तो यूज होता है। तो कॉपर क्रोमियम जिरकोनियम मिश्र धातु अलॉय का भी भारत के द्वारा निर्माण किया गया क्रिटिकल कंपोनेंट के रूप में। अब तीसरा भाग पूछता है, देखिए दो भाग हो गए। पहले भाग में हम लोगों ने देखा कि भारत किस तरीके से अपने संलयन कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। दूसरे पार्ट में हम लोगों ने देखा कि भारत जो है वो किस तरीके से जो है उसने इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर में अपना अंशदान किया, योगदान किया। और फिर पूछ रहा है कि भविष्य की ऊर्जा में इसका क्या इम्पैक्ट होगा। देखिए, कोयला, गैस और तेल जैसी चीजों को अगर हम जलाते रहे तो पेरिस एग्रीमेंट कहता है कि हमें जो वैश्विक तापमान है उसको 2070 तक 1.5 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो लाना होगा। और अगर आप ग्रीन हाउस गैसेस का लगातार एमिशन करते रहे तो ये चीज तो हम बिल्कुल भी एकदम भी इसको हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जहां तक दूसरी बात है, अगर हम देखें कि हम न्यूक्लियर एनर्जी की ओर चले जाएं, चलो न्यूक्लियर एनर्जी की ओर चलते हैं, लेकिन वो रेडिएशन सेफ नहीं, उसमें से रेडिएशन निकलता है। न्यूक्लियर एनर्जी में यहाँ हमारा मतलब फिशन बेस्ड रिएक्टर से है, जो विखंडन आधारित रिएक्टर है उनसे है। और आप जानते हैं कि अगर हम यूरेनियम, प्लूटोनियम आदि का प्रयोग करते हैं तो उसमें से रेडिएटिंग मटेरियल निकलते हैं जिनका प्रबंधन बहुत ही कठिन होता है। चेरनोबिल की दुर्घटना आप जानते हैं, फुकुशिमा की दुर्घटना आप जानते हैं। तो ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ऐसा जरूरी है कि हम एक ऐसी एनर्जी को यूज करें जो ज्यादा क्लीन हो। तो ये एनर्जी ज्यादा क्लीन है, यानी अगर हम इसका कहें कि इसके क्या इम्पैक्ट है वैश्विक रूप से इस सफलता का वैश्विक ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वैश्विक ऊर्जा पर प्रभाव ये पड़ेगा कि अगर हम इसको अचीव कर सकें, जैसे अगर हम भारत के लक्ष्य की बात करें तो भारत सरकार ने 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी को 2047 तक प्रोड्यूस करने का लक्ष्य बनाए रखा है। इसमें फिशन एनर्जी और पोस्ट फ्यूजन एनर्जी भी, फ्यूजन एनर्जी प्लस का यूज किया जाएगा। तो हमें ही 2047 तक दोस्तों जो है वो 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए, विच विल बी बेस्ड ऑन फिशन एंड फ्यूजन बोथ। बहरहाल फ्यूजन एनर्जी अगर हम प्राप्त करते हैं तो देखिए फ्यूजन एनर्जी में ड्यूटेरियम का यूज होता है और ट्रीटियम का यूज होता है। ड्यूटेरियम हम समुद्र जल से प्राप्त करते हैं, अबंडेंट है, बहुत ज्यादा है, कुछ कहना नहीं है। ट्रीटियम की पूरी मात्रा वैश्विक रूप से हम अगर देखें, जो हाइड्रोजन का ही एक आइसोटोप है, जिस तरीके से ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का आइसोटोप है वैसे ट्रीटियम भी है, लेकिन ट्रीटियम की टोटल वैल्यू तो 20 किलोग्राम के ही आसपास होगी। हम पूरे दुनिया की बात कर रहे हैं, भारत की नहीं। ऐसे में हमारा कार्यक्रम कैसे चलेगा। बहरहाल अद्भुत टेक्नोलॉजी का इसमें प्रयोग करते हुए लिथियम का प्रयोग करते हुए ट्रीटियम का उत्पादन सुनिश्चित किया गया है।
तो जब लिथियम बेस्ड जो है ट्रीटियम हम उत्पादित करेंगे, और लिथियम आपके पास 1000 साल के लिए है, तो ट्रीटियम सीधे नहीं है, लेकिन हम लिथियम का प्रयोग करते हुए ट्रीटियम का उत्पादन कर ले जाएंगे। देखिए 3 लिथियम 6 पर अगर हम एक न्यूट्रॉन डालें तो ऐसी स्थिति में हमको एक हीलियम मिल जाएगा, और इसी के साथ साथ हमको एक ट्रीटियम भी मिल जाएगा। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमको हीलियम मिल जाएगा और इसके साथ साथ जो है हमको ट्रीटियम भी मिल जाएगा। और जब ऐसा हो जाएगा तो क्योंकि लिथियम हमने कहा कि एबंडेंट है, तो ट्रीटियम का हम प्रयोग करेंगे और 1000 साल तो ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित कर सकेंगे। आईटीआर का लक्ष्य Q इज इक्वल टू 10 और मोर देन 10 भी हम कह सकते हैं, दोनों ही इसके लक्ष्य हैं। अगर हम ऐसा कर सकें तो 500 मेगावाट विद्युतीय ऊर्जा उत्पादन करने वाले एक रिएक्टर को हमको 50 मेगावाट विद्युतीय ऊर्जा देनी होगी, जो एक ह्यूज एडवांटेजियस फैक्टर होगा। तो ग्रीन हाउस गैसेस का प्रबंधन अच्छा होगा, हम अपने वैश्विक तापमान की सीमा को रख सकेंगे, बड़े पैमाने पर हम विद्युतीय ऊर्जा 1000 साल तक प्राप्त कर सकेंगे। इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो ये ऊर्जा सस्ती होगी। आज भारत की हम बात करें तो विभिन्न राज्यों में विभिन्न सोर्स से उत्पन्न होने वाली जो विद्युतीय ऊर्जा हम यूज करते हैं वो 3 से लेकर के 8 रुपए पर किलोवाट होगी। बड़े पैमाने पर अगर हम फ्यूजन एनर्जी को जनरेट कर सकें तो दोस्तों ये ऊर्जा जो हमको मिलेगी ये बहुत चीप होगी आज के हिसाब से। अगर हम देखें और बड़े पैमाने पर हम बात कर रहे हैं, अभी ये तो निर्माणाधीन है, ये 12 पैसे पर यूनिट हो जाएगी। आप ही सोचिए कि आपके घर में 5-6 रुपए पर यूनिट बिजली दी जाती है और कल को 12 पैसे पर यूनिट बिजली मिलने लगे और वो भी एनवायरमेंट फ्रेंडली, तो कितना उपकार होगा। हर व्यक्ति फिर एसी जैसी चीजें और विद्युतीय जो उपकरण हैं, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, उनका और ज्यादा प्रयोग कर सकेगा। तो आप देखें कि ये इस तरीके से हमारे लिए लाभदायक होगा, वैश्विक ऊर्जा की ये पूर्ति कर सकेगा और लंबे समय तक पूर्ति कर सकेगा। तो आप देखें कि ये हमारा पहला क्वेश्चन था जिसपे हम लोगों ने इसको देखा कि किस तरीके से आईटीआर परियोजना हमारे लिए आवश्यक है। आइए दोस्तों, इसके बाद जो सिविल सेवा का जो दूसरा क्वेश्चन है उसको हम लोग आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन हमने आपसे पहले भी इस क्वेश्चन को बताया था। क्वेश्चन साफ साफ कहता है, हाउ कैन इंडिया अचीव एनर्जी इंडिपेंडेंस थ्रू क्लीन टेक्नोलॉजी बाय 2047। 2047 में, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है, 1947 में हम स्वतंत्र हुए थे और 2047 तक हमको आत्मनिर्भर बनना है, विकसित भारत बनना है। विकसित हम तब बन पाएंगे जब हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को सुनिश्चित कर सकें। देखिए भारत की ऊर्जा सुरक्षा के ऊपर कितनी ओर घटा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, किस तरीके से भारत का पेट्रोलियम जो आयात है जो हम रूस से कर रहे हैं या ईरान से कर रहे हैं उसके ऊपर किस तरीके से प्रतिबंध लगाने की जो है घोषणा की है। आप लोग जानते हैं कि टैरिफ्स भारत के ऊपर इम्पोज किए जा रहे हैं। ऊर्जा सुरक्षा आवश्यक है और इस ऊर्जा सुरक्षा के लिए आवश्यकता के लिए है कि हम ऐसे प्लान डिवाइस करें कि हम जो है अपनी ऊर्जा को सुरक्षित कर सकें। और दूसरी चीज है क्लीन एनर्जी पर भी जा सकें। कहने का मतलब है जो परंपरागत जो गैस कोल और जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हम ले रहे हैं, लगभग 85% पेट्रोलियम हम दूसरे देशों से आयात कर रहे हैं। इनमें कुछ ऐसे भी देश हैं जो ग्रुप में बटे हुए हैं। रूस अमेरिका को पसंद नहीं करता, अमेरिका रूस को पसंद नहीं करता, अमेरिका ईरान को नहीं पसंद करता, ईरान अमेरिका को पसंद नहीं करता। रूस और ईरान, वेनेजुएला और बहुत सारे ऐसे 40 देश हैं जहां से हम पेट्रोलियम काइंड्स को जो है इंपोर्ट करते हैं। केवल हम रूस के ऊपर और ईरान के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, जैसा आप सभी लोग जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में जरूरी है कि 2047 तक हम ऊर्जा स्वतंत्रता, एनर्जी इंडिपेंडेंस को प्राप्त कर सकें। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम एनर्जी इंडिपेंडेंस को प्राप्त कर सकें, ये बहुत जरूरी है ऊर्जा स्वतंत्रता। अच्छा, फिर स्वच्छ तकनीक भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आसमान से गिरे और खजूर पर अटके कि हमने ऊर्जा स्वतंत्रता तो प्राप्त कर ली लेकिन गैस, कोयला और तेल को छोड़ा नहीं। तो 2070 तक भारत ने लक्ष्य किया है कि पेरिस एग्रीमेंट में हमको नेट जीरो एमिशन तक पहुंचना है। और जब हमें नेट जीरो एमिशन तक पहुंचना है दोस्तों, तो हमको स्वच्छ तकनीक की ओर जाना है, यानी ऊर्जा स्वतंत्रता भी चाहिए हमको, लेकिन नेट एनर्जी जो एनर्जी इंडिपेंडेंस है उसके साथ साथ हमको कोशिश करनी है कि हम स्वच्छ तकनीक का भी प्रयोग करें। स्वच्छ तकनीकें कैसी हैं? जो कोयले के ऊपर, जो गैस के ऊपर, जो तेल के ऊपर आधारित ना हो। आप जानते हैं कि भारत लगभग 45% इस समय जो एनर्जी है वो भारत जो है थर्मल सोर्स से प्राप्त कर रहा है, यानी ऊष्मीय ऊर्जा। और उसमें भी 70% जो थर्मल एनर्जी हम जो उत्पन्न कर रहे हैं उसमें हम कोयले का प्रयोग कर रहे हैं। अब ये एक बड़ी खराब चीज है
जितना ज्यादा आप कोयले का प्रयोग करते हैं, 1 टन अगर आप कोयले को जलाते हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो करीब करीब 820 ग्राम जो है कोयला उत्पन्न होता है। 1 किलोवाट आवर अगर हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, मतलब कहने का दोस्तों यह है कि, एक सेकेंड, हाँ, अगर हम 1 किलोवाट एनर्जी को यूज करते हैं, 1 किलोवाट आवर एनर्जी उत्पन्न करते हैं, यानी अगर आप 1 घंटे तक 1 किलोवाट यानी 1000 वाट ऊर्जा उत्पन्न यूज कर रहे हैं, जो बहुत आसान है भाई। आप अगर अगर हीटर का प्रयोग कर रहे हैं तो 1 घंटे में 1 किलोवाट ऊर्जा आप यूज कर रहे हैं। अगर आप 1 घंटे में 1 किलोवाट ऊर्जा यूज कर रहे हैं तो इसके पीछे आप 820 ग्राम कोयले का यानी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कर रहे हैं, जो बहुत ह्यूज है। अगर इसके इम्पैक्ट को हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड, जो 820 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत ह्यूज है। तो हमें स्वच्छ ऊर्जा को अगर प्राप्त करना है, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है, तो ऐसी स्थिति में हमको फिर जो है ऐसी टेक्नोलॉजीज को यूज करना होगा जिससे हम एनर्जी इंडिपेंडेंट हो और क्लीन हो। तो हम सोलर एनर्जी को यूज कर सकते हैं, हम विंड एनर्जी को यूज कर सकते हैं। जहां तक सोलर एनर्जी की बात है, 2025 में इस समय 85 गीगावाट ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। 2025 में 85 गीगावाट सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है। भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक इसको 280 गीगावाट कर दिया जाए, 2030 तक। और 2047 जो गोल्डन ईयर है, जो कह सकते हैं जो आत्मनिर्भर भारत, जो विकसित भारत का एक लक्ष्य रखा गया है, वहां तक पहुंचते पहुंचते इसको एस्टाउंडिंग 1500 गीगावाट तक पहुंचाना है। ये हमारा लक्ष्य है। जहां तक विंड एनर्जी की बात है, अगर हम उसको देखें तो 2030 तक 140 गीगावाट विंड एनर्जी को यूज किया जा सकता, उत्पन्न करने का लक्ष्य है। ये हमारे लक्ष्य हैं। अब इसके लिए क्या करना है? तो देखिए कि राजस्थान, गुजरात वगैरह में बड़े बड़े सोलर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, जो वैश्विक स्तर पर बहुत बड़े हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि भारत जो है वो कर्क रेखा के ऊपर और जो है स्थित है, और सोलर जो एनर्जी है उसकी बहुत बड़ी मात्रा भारत में आती है। तो अगर हम विशाल सोलर पैनल्स लगा सकें, राजस्थान में बहुत बड़ा क्षेत्र ऐसा है जो कृषि योग्य नहीं है, अगर वहां हम ऐसा कर सकें, हम गुजरात में ऐसा कर सकें, अगर हम अपने एक्वाफायर्स के ऊपर जो तालाब वगैरह हैं जो निश्चित पड़े हुए उनके ऊपर ऐसा कर सकें, तो आप देखिए कि हम बहुत बड़े पैमाने पर सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। भारतीय रेल ने रेल पटरियों के बीच में सोलर पैनल लगाने का कार्य शुरू किया है, बहुत बड़ा होगा। अगर गडकरी जी भारत की जो रोड नेटवर्क है जो इस समय वैश्विक हो गई है, उसके ऊपर जो है केवल और केवल सोलर पैनल लगा दें तो हीटिंग भी कम हो जाएगी, बिजली अलग से उत्पन्न हो जाएगी। तो कहने का मतलब है ऐसे लक्ष्य को अचीव किया जा सकता है। प्रधानमंत्री जो सोलर जो योजना है जो घरों के लिए है, उसमें ये लक्ष्य रखा गया है कि ऐसी स्थिति में हम 2030 तक 30 गीगावाट एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे। कहने का मतलब है 2030 तक प्रधानमंत्री गृह सौर ऊर्जा परियोजना में 2030 तक लगभग 10 लाख घरों पर हमको 30 गीगावाट के पैनल्स की स्थापना करना है। इसमें हाईली सब्सिडाइज्ड भी है। तो क्लीन एनर्जी को लिए हमको कोयला, पेट्रोल, गैस को कट करना होगा, उसके आयात को कम करना होगा, उसके प्रयोग को कम करना होगा, और वैकल्पिक ऊर्जा संसाधनों की ओर बढ़े हम। दूसरी चीज है, प्रदूषण क्यों हो रहा है? प्रदूषण अगर आप देखें तो औद्योगिक प्रदूषण और यातायात से संबंधित प्रदूषण का नियंत्रण आवश्यक। सांस हम और आप लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करेंगे, तो क्या सांस लेना बंद कर दिया जाए? भोजन पकाएंगे तो गैस जलाएंगे, और गैस जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगी, तो क्या खाना बनाना बंद कर दिया जाए? कहने का मतलब है जहां ऐसी चीजें, या जब हम कृषि क्षेत्र को यूज करते हैं उसके अंदर यूरिया जैसी चीजों को यूज करते हैं तो ग्रीन हाउस गैसेस पैदा होती हैं। आप जानते हैं कि नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह पैदा होती हैं। तो क्या कृषि करना बंद कर दिया जाए? कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे जो हमारी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट है, जो हमारी एग्रीकल्चरल रिक्वायरमेंट है, वहां तो हम कुछ सुधार नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम यातायात प्रबंधन कर सकें, तो भारत सरकार का क्या कहना है? भारत सरकार का कहना है कि भाई 2030 तक
हम 30% जो गाड़ियां हैं जो उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट कर देंगे। और 2000 अगर 70 तक जो है, अगर हम जो लक्ष्य को देखें, सॉरी 2047 जो हमारा ड्रीम ईयर है, 2047 तक जो सारी गाड़ियां होंगी उनको 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर कन्वर्जन की योजना बनाई गई है। कहने का मतलब है, गाड़ी वाड़ी खरीदने की अगर सोच रहे हो तो अब आप देखें कि भारत सरकार ईवीज को प्रमोट करने वाली है और धीमे धीमे यही होगा। तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल्स, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कीजिए, उनको भी जो है प्रोत्साहित कीजिए। फिर ग्रीन हाइड्रोजन है दोस्तों। ग्रीन हाइड्रोजन का अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, ग्रीन हाइड्रोजन का, आप जानते हैं सोलर पावर को यूज करते हुए जिस हाइड्रोजन को हम प्रोड्यूस करते हैं उसको ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। और ऑफ लेट व्हाइट हाइड्रोजन का भी कॉन्सेप्ट आया है, व्हाइट हाइड्रोजन। और आप जानते हैं कि भूगर्भ में जो हाइड्रोजन है उसको जब हम क्लेम करते हैं, समुद्र तल के नीचे जो हाइड्रोजन है जब हम उसको क्लेम करते हैं, क्योंकि उसमें कोई एनर्जी यूज ही नहीं हो रही, तो दैट इज नोन एज व्हाइट हाइड्रोजन। ये दुनिया की बड़ी भारी पोटेंशियल है। अगर हम हाइड्रोजन ईंधन का ज्यादा बड़े पैमाने पर प्रयोग करें तो इसके दहन से तो केवल जलवाष्प निकलती है, वाटर। जिस वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो, हाइड्रोजन प्राप्त करते हो, वही दोबारा जलवाष्प में बदल जाती है। तो ये एक साइकिल होगा जिसमें किसी भी तरीके की ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन नहीं होगा, और तब फिर ऐसी स्थिति में ज्यादा एनर्जी क्लीन होती चली जाएगी। न्यूक्लियर पावर का भी पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि इस समय तक भारत की जो स्थापित क्षमता है वो 7.5 गीगावाट है न्यूक्लियर एनर्जी की। और 2047 तक जो है हम मानते हैं कि इसको हम पहुंचा देंगे, 100 गीगावाट तक पहुंचा देंगे। इतना बड़ा काम हम कैसे करेंगे? प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर टेक्नोलॉजी, जो कैंडू टेक्नोलॉजी के नाम से रजिस्टर्ड है वैश्विक रूप से, उस टेक्नोलॉजी का। और भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स का निर्माण कर रहा है जो थोरियम बेस्ड है, और थोरियम लेस रेडियो एक्टिव है और अबंडेंट है, बहुत बड़ी मात्रा में है। भारत के पास थोरियम के इतने बड़े रिजर्व हैं कि दुनिया में किसी भी देश के पास नहीं है। तो सोलर पावर हो गई दोस्त, विंड एनर्जी हो गई, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यूज करेंगे, इसके बाद हम हाइड्रोजन का यूज करेंगे। लेकिन क्वेश्चन का एक भाग और भी है, अगर आप ध्यान देखें तो क्वेश्चन का एक भाग और ये कह रहा है कि इस प्रयास में जैव प्रौद्योगिकी यानी जो बायोटेक्नोलॉजी है वो किस तरीके से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी किस तरीके से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, ये क्वेश्चन का अगला भाग है। अब आप ये बताएं कि बायोटेक्नोलॉजी फ्यूल प्रोडक्शन के लिए आप जानते हैं कि जैव इथेनॉल का निर्माण किया जा रहा है, जेट्रोफा का प्रयोग किया जा रहा है, बायो इथेनॉल का प्रयोग किया जा रहा है। इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो बायोडीजल का भी उत्पादन किया जा रहा है। तो दोस्तों, जो भी स्टार्ची, जो भी ऐसी वेजिटेबल्स होंगी जो स्टार्च हो या शुगर रिच हो, उससे हम बायो इथेनॉल बना सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि शुगर केन यानी गन्ना का प्रयोग करते हुए हम बायो इथेनॉल का निर्माण कर रहे हैं, सही है। और जो ऑयली सब्सटेंस हैं जैसे जेट्रोफा वगैरह है, इससे बीज से तेल निकलता है। ये एक नियम है, जो ऑयली चीजें होंगी आप उनको बायोडीजल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी या जो है 3 तरीके से इसका यूज करती है। बायोटेक्नोलॉजी में फ्यूल प्रोडक्शन की 3 जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन में हम शुगर केन और ऐसी स्टार्ची जो चीजें हैं उनको यूज करते हुए बायो पेट्रोल बना ले जाएंगे, बायो इथेनॉल बना ले जाएंगे। और इसी तरीके से जो ऑयल बेस्ड जो सीड्स हैं उनको यूज करते हुए हम जेट्रोफा वगैरह को यूज करते हुए बायोडीजल का उत्पादन कर देंगे, जो हमारे लिए उपयोगी होगा, ये हमारे लिए जरूरी है। ये फर्स्ट जनरेशन है। सेकेंड जनरेशन में हम नॉन फूड बायोमास को यूज करते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि इंडियन ऑयल कारपोरेशन ने पानीपत में अपने एक ऐसे प्लांट का निर्माण किया है जो धान है उसकी खेती के बाद जो उसका जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, जो वेस्ट मटेरियल है उसके यूज करते हुए जो धान की जो डंडिया होता है उसका यूज करते हुए जो है बायो जो इथेनॉल है उसका उत्पादन किया जा रहा है। इंडियन ऑयल कारपोरेशन ऐसा पानीपत में कर रहा है। आपको मालूम ही है कि हर साल पराली जलाने के ऊपर दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में कितना प्रदूषण होता है। अगर हम सारी पराली को उठा करके बायोफ्यूल के अंदर कन्वर्ट कर सके, और ऐसा हो रहा है, इंडियन ऑयल कारपोरेशन ने पानीपत में ऐसा एक पायलट संयंत्र लगाया भी है। इसको हमको बड़े पैमाने पर लगाना होगा और बहुत बड़ी मात्रा में हम वेस्ट को प्रोड्यूस कर ले जाएंगे। तीसरा जो क्षेत्र होता है उसमें हम एल्गी का प्रयोग करते हैं, कहने का मतलब है शैवाल का।
और वेस्ट मटेरियल का यूज करते हुए एनर्जी उत्पादन करते हैं, ये थर्ड जनरेशन है। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है उसका जो आईसीटी सेंटर है उसने एल्गी का प्रयोग करते हुए, शैवाल का प्रयोग करते हुए जो है बायो ईंधन का निर्माण किया है। और जब हम एल्गी का प्रयोग करते हुए, शैवाल का प्रयोग करते हुए ऐसे जैव ईंधन का उत्पादन करते हैं तो सामान्य जो पहली दो जनरेशन है उनसे जितना ईंधन उत्पन्न होता है उससे लगभग लगभग 30% ज्यादा तक ईंधन हम उत्पन्न कर पाने में सफल हो जाते हैं। एक और चीज है दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने पुणे में एक संयंत्र की स्थापना की है जिसमें जो वेस्ट वाटर होता है, जो हमारे घरों से निकलने वाला, इंडस्ट्री से निकलने वाला जो वेस्ट वाटर है, उसके 1 mld का प्रयोग करते हुए 5 किलोवाट एनर्जी, 50 किलोवाट एनर्जी उत्पन्न की है। बड़े पैमाने पर अगर हम इनका प्रयोग करें तो हम स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ते चले जाएंगे। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? वैसे तो पूछा क्वेश्चन है कि जैव प्रौद्योगिकी किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, आपका क्वेश्चन है, समाप्त हो गया। लेकिन थोड़ा सा आगे लिख दीजिए, एक पैरा छोटा कर दीजिए, कंक्लूड कर दीजिए। इस प्रकार जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए हम ऊर्जा के स्वच्छ संसाधन का निर्माण कर सकते हैं, उसका प्रबंधन कर सकते हैं। और जब हम इस तरीके से कुछ ऐसा करेंगे तो हम पर्यावरण प्रदूषण को कम कर सकेंगे, हम नए रोजगार का सृजन कर सकेंगे, हम ऐसे ईंधन का निर्माण कर सकेंगे जो अन्य जो कन्वेंशनल ईंधन है उनकी तुलना में सस्ते हैं। इसी तरीके से अगर आप देखिए तो जो जो ग्रीन हाउस गैसेस है उसके एमिशन को 50% से 90% तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन था दोस्तों। तीसरे क्वेश्चन के ऊपर अगर हम लोग आए हैं तो देखिए, व्हाट इज कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। तो पहले तो उसने यही पूछा है कार्बन कैप्चर उपयोग भंडारण क्या है। तो कार्बन कैप्चर आपको, आप देखिए कि लगातार हम लोग इसी मुद्दे पर ही बात कर रहे हैं। इससे पहले उसने पूछा था जैव प्रौद्योगिकी क्लीन एनर्जी के लिए कैसे है। इससे पहले अगर आप देखें तो है तो न्यूक्लियर एनर्जी, लेकिन कुल मिलाकर के इसमें भी वातावरण पर्यावरण सुरक्षा है। और ये तो स्पेसिफिक क्वेश्चन है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा जितनी ज्यादा बढ़ेगी, एक प्रबल ग्रीन हाउस गैस है, प्रबल ग्रीन हाउस गैस, जितनी ज्यादा इसकी मात्रा बढ़ेगी उतना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। कार्बन डाइऑक्साइड को हम वापस खींच ले वातावरण से, उसके परसेंट को कम कर दें, ग्लोबल वार्मिंग को हम मिटिगेट कर सकेंगे, रोक सकेंगे। हो सकता है कि रिवर्सल कर पाने में भी हम सफल हो। अभी तो रोकना जरूरी है। पेरिस समझौते के अंतर्गत जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड 2 डिग्री सेंटीग्रेड मीन टेम्परेचर उससे ज्यादा बढ़ने ना पाए, तो पहला तो कदम यही होगा कि हम उसको मिटिगेट करें। तो कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज है क्या? आपको मालूम ही है कि कार्बन का एमिशन यातायात में भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन खेती में के दौरान भी होता है, जब खरपतवार सड़ते हैं, जब पौधे सांस लेते हैं, हम सांस लेते हैं, घरों में जब आप भोजन का निर्माण करते हैं तब भी होता है। तो इन सोर्स से नहीं, किसी पॉइंट सोर्स से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को हम कैप्चर कर लें, और अगर उस कार्बन डाइऑक्साइड का हम कोई बहुमूल्य प्रयोग कर ले जाए, अजीब सी बात है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बहुमूल्य प्रयोग क्या हो सकता है? आप कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड कंक्रीट्स का निर्माण कर सकते हैं दोस्तों। अभी हम लोग उसकी बात करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड कंक्रीट का निर्माण कैसे होता है, किया जाता है। प्लास्टिक्स का निर्माण कर सकते हैं, आप उसका प्रयोग करते हुए ईंधन का निर्माण कर सकते हैं। तो कैप्चर भी कर लो, यूटिलाइज भी कर लो, और उसको स्टोर कर लो, वातावरण में जाने ही ना पाए, क्या ही अच्छा हो। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम वातावरण से खींचने की टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। लेकिन पॉइंट सोर्स जैसे सीमेंट उद्योग, जैसे स्टील उद्योग की बात कर सकते हैं, या थर्मल पावर प्लांट्स की बात कर सकते हैं, ये सारे के सारे कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन के पॉइंट सोर्स हैं, वहां से बड़ी मात्रा में। अच्छा दोस्तों, जो ऑयल रिग होती है, ऑयल रिग आप जानते होंगे, समुद्र वगैरह में भूतल से जब हम गैस को निकालते हैं, तेलों को निकालते हैं, तो बहुत सारी गैस एस्केप करती है, विशेष रूप से मीथेन। और मीथेन आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा पोटेंशियल ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूसिंग गैस है। तो क्या किया जा रहा है कि मान लीजिए कि ये प्लेटफॉर्म है जहां से हम समुद्र की तली से तेल का खनन कर रहे हैं, गैस का खनन कर रहे हैं, इसमें से कुछ मीथेन वातावरण में रिलीज हो जाती है। तो हम क्या करते हैं कि जो ऐसी जो गैस है, इसको हम यहीं पर जला देते हैं, बर्न कर देते हैं।
मीथेन तो खत्म हो जाती है दोस्त, खराब बात यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाती है। तो ऐसे पॉइंट सोर्स जो ऑयल रिग हैं, जो सीमेंट के कारखाने हैं, जो स्टील उद्योग है जहां कार्बन डाइऑक्साइड प्रभुत मात्रा में निकलेगी ही निकलेगी, इन सभी जगहों को टैप करने की जरूरत है, उसका प्रबंधन करने की जरूरत है। पूरी दुनिया में 65 ऐसी परियोजनाएं चल रही, भारत में भी चल रही हैं। विंध्याचल की जो एनटीपीसी है वहां पर 20 टन पर डे कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिकवर कर रहे हैं। अभी भारत में ये नई शुरुआत है। वैश्विक रूप से ऐसी पहली शुरुआत तो नॉर्वे में 1996 में हो गई थी, जहां उन्होंने ऑयल रिग के साथ निकलने वाली जो गैसेस हैं, सॉरी, जहां पर उन्होंने ऑयल रिग से निकलने वाली जो गैसेस हैं उनका प्रबंधन बड़े पैमाने पर किया था, उनका प्रबंधन किया था। तो ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हमको कैप्चर करने की जरूरत है। वैश्विक रूप से ऐसे 65 परियोजनाएं हम देखेंगे, भारत में भी कुछ परियोजनाएं एनटीपीसी जैसी बड़ी संस्थाएं कर रही हैं और धीमे धीमे आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि जितनी संस्थाएं इस तरीके की चीजें करेंगी उनका कार्बन क्रेडिट बनेगा। जैसे रिलायंस अपनी जामनगर फैक्ट्री में अगर ऐसा करे तो उसका कार्बन क्रेडिट बनेगा। कार्बन क्रेडिट को आप विपणन कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, उसको मार्केट में बेच सकते हैं, तो इसका फायदा भी मिलेगा। अगर हम कार्बन कैप्चर करते हैं तो करीब करीब कॉस्ट पड़ती है, लेकिन कॉस्ट रिकवरी की भी फैसिलिटीज दी गई हैं, उसको भी हम फैसिलिटेट कर सकते हैं। अगर हम भारत का अपना लक्ष्य, वैश्विक रूप से भारत के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि भारत को 2070 तक नेट जीरो एमिशन पर पहुंचना है, यानी ग्रीन हाउस गैसों का जो उत्पादन भारत में विभिन्न संयंत्रों में किया जा रहा है उसको हम नेट जीरो तक पहुंचा सकें, तो कार्बन को हम कैप्चर कैसे करें? भाई कैप्चर करना, पहला क्वेश्चन का पहला भाग कैप्चर करना है। कैसे कैप्चर किया जाए? तो जब हम ईंधन का दहन करते हैं उसके पश्चात जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है उसको हम कैप्चर कर लें। ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? तो मोनो इथेनॉल एमाइन एक सब्सटेंस, मोनो इथेनॉल एमाइन, ये लगभग 90%, मतलब जहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है अगर हम वहां मोनो जो इथेनॉल एमाइन है उससे होते हुए हम गैसेस को निकालें, लगभग 90% कार्बन डाइऑक्साइड को वहां पर वो कैप्चर कर सकता है। इसी तरीके से हम वातावरण में जगह जगह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के टावर लगा दें और उनमें से एयर को गुजारें और आप देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को वहां पर भी वो कैप्चर कर ले जाते हैं। हम कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने के लिए औद्योगिक रूप से जो सॉर्बेंट्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब और एब्जॉर्ब दोनों कर लेते हैं। सॉर्बेंट ऐसे पदार्थ हैं जो कार्बन विभिन्न प्रकार के रसायनों को अपनी सतह पर अधिशोषित कर ले, एब्जॉर्ब कर ले, एब्जॉर्ब बोल रहा हूं दोस्तों, और अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले, अवशोषित कर ले। तो इसका प्रयोग करते हुए हम जो निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड है उसका प्रबंधन कर लें। क्या ही अच्छा हो ईंधन जलने के पहले ही उसका प्रबंधन कर लिया जाए, यानी ये पोस्ट कंबशन है। प्री कंबशन हम क्या करेंगे, जो गैस वगैरह है उसको सिन गैस में बदला जाए, यानी जिस गैस का दहन करते हुए हम ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं उन गैसों को, उन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को, उन कोयले को हम सिन गैस में कन्वर्ट कर दें। सिन गैस दोस्तों हाइड्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर है। इस प्रक्रिया में सिन गैस फॉर्मेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वहीं पर कैप्चर कर लो। कहने का मतलब है ईंधन के प्रयोग के पहले ही हम उसको यूज कर ले जाएं, उसका जो है प्री कंबशन स्टेज पर ही अगर हम निकाल ले जाएं। तीसरी चीज है कि हम ईंधन का दहन करते समय ऑक्सीजन में उसका दहन करें। कहने का मतलब है एयर में अगर आप उसका दहन करते हैं तो उतना एफिशिएंट नहीं होता। ईंधन का दहन करो प्योर ऑक्सीजन में करो, जो वातावरण से आप निकाल सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बड़े पैमाने पर पैदा हो जाएगी, और जब कार्बन डाइऑक्साइड बड़े पैमाने पर पैदा हो जाए तो ऐसी स्थिति में वहीं उसका प्रबंधन कर लिया जाए। कहने का मतलब है दहन के पश्चात पोस्ट कंबशन कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल, प्री कंबशन कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल, या हम कंबशन के अपने मेथड को बदल दे, ऑक्सी कंबशन करें और उससे बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को हम कवर कर ले जाएं, तो ऐसी स्थिति में 90 से 95%, 90 to 95% कार्बन डाइऑक्साइड की रिकवरी होगी। कॉस्ट लगभग 30 से 40% बढ़ जाएगी, 30 to 40% बढ़ जाएगी, लेकिन कार्बन क्रेडिट भी तो आपको मिलेगा जिसको आप बेच सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये है हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है कि ग्रीन हाउस गैसेस को हम नियंत्रित करें। तो प्रोडक्ट अगर महंगे मिले लेकिन अगर हम उनका प्रबंधन ज्यादा बेहतर ढंग से कर ले जाएं तो ज्यादा अच्छा है। फिर अगर हम देखें
तो कार्बन का हमने जो है कैप्चर किया। अब इसका यूटिलाइजेशन की बात की जाए, कैसे इसको यूटिलाइज किया जाए। तो कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करने के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड का हाइड्रोजनेशन करें। हाइड्रोजनेशन, आप जानते हैं कि हाइड्रोजनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें विभिन्न अणुओं के साथ हाइड्रोजन को जोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अगर हम हाइड्रोजन का जोड़ ले जाएं और इसके कैटलिस्ट होते हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, तो हम एल्कोहल का निर्माण कर ले जाएंगे। जब आप बायो अल्कोहल का यूज करते हैं और उससे पेट्रोल बना ले जाते हैं, तो अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर लेंगे तो आप फिर उसको ईंधन के रूप में कन्वर्ट कर ले जाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड, आप यूरिया के बारे में जानते हैं दोस्तों। यूरिया अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड का एक बाई प्रोडक्ट है, उसी से बनता है। निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड गैस को टैप करो, टैंकर्स में भरो, यूरिया कारखानों में भेज दो, वहां इस कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हुए यूरिया उत्पादन कर दें। कार्बन डाइऑक्साइड को कैटलिस्ट को यूज करते हुए अंडर हैवी प्रेशर जो है आप उसको पॉलीमर्स में बदल सकते हैं, आप उसको पॉलीमर के रूप में बदल ले जाएं। आप कार्बोनेटेड कंक्रीट का निर्माण करें। एक तरीके की कंक्रीट होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिक्स की जाती है, ये बहुत ही स्थिर होती है, बहुत ही मजबूत होती है। सामान्य कंक्रीट में भी कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्प्शन होता है, उसके निर्माण के दौरान ही हम ऐसा कर दें तो बहुत ही अच्छी किस्म के कार्बन डाइऑक्साइड हमको गैस मिल जाएगी। लेकिन तो यूटिलाइजेशन में हम क्या कर रहे हैं, हम कार्बन बेस्ड कंक्रीट का निर्माण कर रहे हैं, पॉलीमर का निर्माण कर रहे हैं, हम एल्कोहल का निर्माण कर रहे हैं। अभी हमने एल्गी का प्रयोग करते हुए, शैवाल का प्रयोग करते हुए बायोडीजल बायोइथेनॉल उत्पादन के बारे में आपको अवगत कराया था, पीछे ही वाला क्वेश्चन था। और इसको क्या चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो आप एक यूटिलाइजेशन ये भी कर सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को ऐसे एटमॉस्फेयर में गुजारिए जो एल्गी रिच हो। कहने का मतलब है बड़े बड़े वाटर टैंक हो जिसमें एल्गी हो, आप कार्बन डाइऑक्साइड को उसके अंदर डालें एक नियंत्रित मात्रा में, और उसको कार्बन डाइऑक्साइड के रूप से वो उठा के फोटोसिंथेसाइज करेगा, आपको खाद्य पदार्थ मिलेंगे, आपको एनर्जी मिल जाएगी, तो बायोलॉजिकल यूटिलाइजेशन हो जाएगा। और ऐसा किया जा सकता है। जहां तक कार्बन स्टोरेज की बात है, हम इस तरीके से कार्बन का कहाँ स्टोरेज करें, किस जगह पर हम कार्बन स्टोरेज करें। तो जो हमारी पुरानी जो ऑयल फील्ड है जहाँ से हम ऑयल निकाल चुके हैं, जो एक बंद खदानें हैं, कच्ची खदानें हैं जहाँ से गैस निकाल सके हैं, वहां पर हम कार्बन को स्टोर कर सकते हैं। नॉर्वे में ऐसा ही किया जा रहा है, नॉर्वे में ऐसा ही किया जा रहा है। निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, जहां से निकाल रहे हैं वहीं पर उस कार्बन डाइऑक्साइड को पंप करते हैं। भारत में भी जो ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन है, उसने अपने गांधार वाला जो प्रोजेक्ट है, गांधार ऑयल जो ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन है, उसका जो गांधार प्रोजेक्ट है, ये जमीन के नीचे यहाँ पर ये मान लो तेल है, इस जगह पर इस तेल को हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, बाहर ले जा रहे हैं। अगर हम इस जगह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रेशर में अंदर डालें तो तेजी से बाहर निकलेगा, और ऐसा दुनिया के अनेक देश कर रहे हैं। धीमे धीमे ये भंडार खाली हो जाएंगे और ये कार्बन डाइऑक्साइड से भर जाएंगे, और जब ऐसा होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रबंधन हो गया। भारत भी ऐसे ही कर रहा है, ONGC में ऐसे ही कर रहा है भारत। फिर इसके बाद हम कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम जो चट्टाने हैं उनकी दरारों के अंदर भर सकते हैं, सीम्स में, और समुद्र के नीचे जो तली है वहां पर भी जो रिक्त स्थान है वहां पर भी हम इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को अगर भर दें तो ऐसा अनुमान है कि जो है 5-15 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड को हम प्रति वर्ष 2050 तक इसको हम जो है वातावरण से रिट्रीव कर सकते हैं। IPCC का नाम आप जानते ही हैं, एक गवर्नमेंटल पैनल है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल है IPCC। उसने ये कहा है कि जो CCUS पद्धति है इसका प्रयोग आवश्यक है, जरूरी है कि हम इसका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग कर सकें। तो आप देखिए कि जलवायु परिवर्तन में कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज एक इसलिए महत्वपूर्ण है कि जहां तक कार्बन डाइऑक्साइड की बात होती है, हम कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा बेहतर प्रबंधन करेंगे तो हम पर्यावरण प्रबंधन भी बेहतर कर सकेंगे। इसके आगे जो एक क्वेश्चन है दोस्त, तो नैनो टेक्नोलॉजी, हाउ डज नैनो टेक्नोलॉजी ऑफर सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट्स इन फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर? हाउ कैन दिस टेक्नोलॉजी हेल्प टू अपलिफ्ट सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ फार्मर्स? 250 वर्ड का क्वेश्चन है। अच्छा, इसको लिखने के पहले, हम लोग तो लिखेंगे ही इसको लिखने के पहले जरा इस बात पर विचार करें आप कि अगर हम
हम अगर नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करें कृषि में, तो कृषि में क्या चीज चाहिए? कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? अच्छा बीज चाहिए, अच्छे उर्वरक चाहिए, अच्छी मात्रा में पानी चाहिए, सूखा उखा ना पड़ने पाए, पेस्ट कंट्रोल चाहिए, और इसके बाद जब उत्पादन हो जाए तो फसल का भंडारण। बस कुल दोस्त यही देखना है हमको और आपको कि क्या नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए इन पक्षों का कुछ प्रबंधन किया जा सकता है। आप सभी लोगों ने रमेश रालिया का नाम तो जरूर सुना होगा। भारतीय साइंटिस्ट हैं जिन्होंने नैनो यूरिया के ऊपर रिसर्च किया और उसको कॉमर्शियल प्रोडक्शन में लाने की विधि को खोजा, और बाद में अगर आप देखें तो नैनो डीएपी भी इन्हीं के प्रयासों से बने। भारतीय संस्थान जो इफ्को है, जो एक उर्वरक संयंत्र है, उसने जो है रामेश जो रालिया है, इनकी इसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया। और हम देखते हैं कि गुजरात में और उत्तर प्रदेश में जो इफ्को के, जैसे फूलपुर वगैरह में जो इफ्को के जो संयंत्र हैं, अब वो नैनो यूरिया का निर्माण कर रहे हैं। हमने क्या कहा था? बीज में क्या कर सकते हो, जमीन में क्या कर सकते हो, उर्वरक में क्या कर सकते हो? सबसे ज्यादा काम उर्वरक कीटनाशक प्रबंधन पर, तो वहीं इस चर्चा की शुरुआत की जाए। नैनो यूरिया लिक्विड है, और ये जो सॉलिड यूरिया बोरी में आती है उससे सस्ती है। तो ऐसी स्थिति में कॉस्ट इनपुट किसान के लिए क्या हुआ? सस्ता हुआ, तो उसको ज्यादा मार्जिन मिलेगा। जो यूरिया सामान होती है उसका छिड़काव होता है जमीन में, रिसाव हो जाता है, आप जानते हैं पानी में तेजी से घुलनशील है। ऐसी स्थिति में उसकी लीचिंग हो जाती है। बहुत सारी ऐसी यूरिया है जो आपके अंडरग्राउंड वाटर जो जो रिजर्वायर्स हैं उनको कंटेमिनेट कर रहे हैं। आप जानते हैं इस चीज को, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। लिक्विड यूरिया को सीधे पत्तियों पर छिड़काव किया जाता है। इससे यूरिया एब्जॉर्प्शन में 20 से 30% की वृद्धि होती है। और जो आप कह सकते हैं जो एप्लीकेशन है, यानी यूरिया का जितना हम प्रयोग करते हैं खेतों में, उसमें 50% की कमी आ जाती है। तो एक तो लिक्विड यूरिया सस्ती मिल रही है, नैनो यूरिया सामान्य यूरिया की तुलना में 50% कम यूज करना है, और पौधों के लिए भी जरूरी है, अच्छी है, क्योंकि 20 से 30% जो है पौधा इसका ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। तो ग्रीन हाउस गैस के एमिशन में कंट्रोल कर देती है, कि यूरिया जब बायोडिग्रेड होती है तो नाइट्रस ऑक्साइड निकालती है, जो एक पोटेंशियल ग्रीन हाउस गैस है। उत्तर प्रदेश और पंजाब में जहां इस यूरिया का प्रयोग किया गया और बड़े पैमाने पर किया गया, किसानों ने रिपोर्ट किया है कि उनके उत्पादन में 10 से 20% की बढ़ोतरी हुई है। सीड्स को लगाने के पहले अगर हम उनको नैनो जिंक से ट्रीट करते हैं, नैनो जिंक, तो जो हमारे जो बीज होते हैं उनमें अंकुरण ज्यादा अच्छा होता है। कहने का मतलब है बीज आप लगाओगे ही, तो ऐसी स्थिति में उनमें अंकुरण होना जरूरी है। नैनो जिंक का प्रयोग करके इसका अंकुरण बनता है, ये नैनो जिंक है। नैनो आयरन ऑक्साइड का यूज किया जाता है न्यूट्रिएंट डिलीवरी के लिए। इसी तरीके से अगर हम देखें तो आयरन ऑक्साइड जो है इसको यूज करते हैं, और कुछ चिलेटिंग एजेंट्स होते हैं जो नैनो होते हैं, उनको भी हम यूज करते हैं, जिससे हम जो है न्यूट्रिएंट्स को डिलीवर कर सकें लंबे समय तक। वो धीमे धीमे पोषक पदार्थों को मिट्टी में रिलीज करते हैं, जो पौधे के लिए ज्यादा उपयोगी होते हैं। तो देखो, फिर पेस्टिसाइड पर आ जाए, तो पेस्टिसाइड को यूज करने के लिए चीटोसन और सिल्वर नैनो पार्टिकल को यूज करते हैं। चीटोसन और सिल्वर नैनो पार्टिकल जिसके अंदर पेस्टिसाइड भरे रहते हैं, धीमे धीमे एनवायरनमेंट में रिलीज होते हैं। ऐसी स्थिति में ज्यादा बेहतर प्रबंधन किया जा सकता है। इससे पेस्टिसाइड यूज में करीब 70% की कमी पाई गई है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है उसने कॉटन में, यानी जो कपास है उसकी खेती में इस तरीके के जो नैनो पेस्टिसाइड है उनका प्रयोग किया, और पाया गया कि जो पेस्ट कंट्रोल है वो काफी अच्छा हुआ, और 25% तक पेस्ट कंट्रोल किया जा सका। मिट्टी कितनी गर्म है, इसमें कितनी मात्रा में नमी है, कितना न्यूट्रिएंट है, इसको देखने के लिए नैनो सेंसर्स का इस्तेमाल किया गया। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR ने राजस्थान में ऐसा एक प्रयोग किया, जहां उन्होंने मिलेट, जो मोटे अनाज होते हैं, उनका प्रबंधन किया, और पाया कि उससे क्रॉप यील्ड 15% बढ़ गई। यानी नैनो सेंसर्स को जमीन में डाल दिया गया, और वो कंप्यूटर में जो IoT है, इंटरनेट जो ओवर जो प्रोटोकॉल चलता है, अगर आप देखें तो जो IoT उसका यूज करते हुए, जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको यूज करते हुए ये केंद्र में जाता है जहां से इनका प्रबंधन किया जाता है। आंध्र प्रदेश में भी इसका यूज किया गया,
और जिससे खेतों में जो पानी है उसका ज़्यादा बेहतर प्रबंधन किया जा सका, और जब खेतों में ज़्यादा बेहतर पानी का प्रबंधन किया जा सका तो उसका लाभ हमारे किसानों को मिल सका। हमारी जो सॉयल है, जो मिट्टी है, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रदूषक पदार्थ हैं। कार्बन नैनो ट्यूब और जियोलाइट जो नैनो पार्टिकल्स, जियोलाइट जो नैनो स्केल के हैं, उसको यूज करते हुए अगर हम जो है उनका प्रबंधन करें तो आप देखेंगे कि ऐसी स्थिति में जो सॉयल पोल्यूशन वो खत्म हो जाएगा। इन सभी वजहों से क्रॉप प्रोडक्शन क्या पूछा है, किस तरीके से सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। किसानों की कॉस्ट इनपुट घट गई, पानी कम लग रहा है तो कीटनाशक कम लग रहे हैं, यूरिया जैसी खाद कम लग रही है, बीजों का अंकुरण यानी जर्मिनेशन ज्यादा हो रहा है, तो कॉस्ट घट गई और यील्ड 30% से ज्यादा बढ़ गई, ज्यादा बेहतर रोजगार सृजन हो गए। तो ऐसी स्थिति में आप कह सकते हैं इसका फायदा ही फायदा है। क्रॉप को जब हम स्टोर करते हैं बड़े बड़े साइलोज में, अनागारों में, तो वहाँ एक नमी की एक निश्चित मात्रा होनी चाहिए, तापमान की एक निश्चित मात्रा होनी चाहिए, और उसको देखने के लिए भी नैनो सेंसर का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरीके से कृषि के क्षेत्र में ये प्रौद्योगिकी बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका लाभ हमारे कृषकों को मिलना ही चाहिए या मिलता ही है। दोस्तों, साइंस का अंतिम क्वेश्चन है, इंडिया एम्स टू बिकम सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब, what are the challenges faced by semiconductor industry in India? Mention the salient features of India semiconductor mission. सेमीकंडक्टर के ऊपर अगर हमारी वैश्विक निर्भरता, ताइवान बहुत छोटा सा देश है और सेमीकंडक्टर निर्माण का सबसे बड़ा हब वही है। कोरिया भी, ऐसे छोटे छोटे देश सेमीकंडक्टर का बहुत निर्माण कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली सॉफ्टवेयर में बहुत बड़ी पावर होने के बावजूद हम हार्डवेयर में बहुत कमजोर इसलिए हैं क्योंकि हम सेमीकंडक्टर्स को दुनिया के विभिन्न देशों से आयात कर सकते हैं। इस कमी को दूर करने के लिए इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन 2021 में भारत सरकार ने इसके बारे में सोचा और इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन को संपन्न करने के लिए 7600 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए, जो एक बड़ी राशि है। लेकिन एक अर्धचालक निर्माण बनने का लक्ष्य रखता है, लक्ष्य तो रखा ही है, हम चाहते हैं कि बने, जैसे वैश्विक निर्भरता कम हो, एआई हो, मशीन लर्निंग हो, सुपर कंप्यूटर्स हैं, इन सब का निर्माण करना है, अच्छे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का निर्माण करना है, नए लैपटॉप्स का निर्माण करना है, जो संचार डिवाइसेस उनका निर्माण करना है। सेमीकंडक्टर हर जगह चाहिए ही चाहिए। आपके घरों में बहुत सारी चीजें हैं, आपकी गाड़ी सेमीकंडक्टर्स है उसमें, आपकी वॉशिंग मशीन सेमीकंडक्टर्स है, अवन है सेमीकंडक्टर है, इंटरनेट यूज कर रहे हो सेमीकंडक्टर है, मोबाइल सब लोग यूज करते हो सेमीकंडक्टर है, लैपटॉप टैब यूज करते हो सेमीकंडक्टर है। चाहिए कि हम सेमीकंडक्टर हब बन जाएं, ये सही है। कौन सी चुनौतियां, व्हाट आर द चैलेंजेस, बस यही एक बड़ा प्रश्न है, बहुत ज्यादा चैलेंज है। 2030 में ऐसा एस्टिमेट है कि भारत को लगभग लगभग 3 लाख ऐसे लोग चाहिए होंगे, 3 लाख ऐसी वर्कफोर्स होगी जो सेमीकंडक्टर निर्माण में उपयोगी हो। और इस समय एनुअली हम ऐसे 3000 से 5000 इंजीनियर बना रहे हैं आज 2025 से। 5 साल के अंदर अंदर ये 5000 जो 3000 से 5000 लोग पैदा हो रहे हैं, इनकी संख्या हमको कहाँ पहुंचानी है? 3 लाख, 100 गुना आगे ले जाना है, हमको एजुकेट करना होगा। अच्छा, जो पढ़ते हैं 3 से 5000 लोग, वो अमेरिका, ताइवान जैसे देशों में ब्रेन ड्रेन के तहत भाग जाते हैं। ब्रेन ड्रेन के तहत इसलिए भाग जाते हैं कि वहां ज्यादा अच्छा रिनोमरेशन मिलता है, उनको ज्यादा अच्छा पैसा मिलता है, वहां चले जाते हैं, ये भी चीज है। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए कि हमारे यहाँ चैलेंज है। दूसरी चीज है, बाहर क्यों भाग जाते हैं? क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है, हम इस तरीके की चिप्स का निर्माण नहीं कर सकते। हालांकि बड़ा ऑर्डिनरी चीज चाहिए, सिलिकॉन चाहिए, बालू से निकलता है भाई, बालू सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, प्योर सिलिकॉन में बी एक्सट्रैक्टेड। पानी चाहिए, आपके देश में पानी की भी ऐसी कमी नहीं है, लगातार विद्युतीय आपूर्ति चाहिए, लेकिन ये पानी सामान्य पानी नहीं, अल्ट्रा क्लीन होना चाहिए। बिजली की सप्लाई 24 घंटे अनइंटरप्टेड होनी चाहिए, प्योर सिलिकॉन वेपर चाहिए। अभी इनका निर्माण हमारे देश में नहीं हो रहा है। गुजरात में टाटा कंपनी ने एक ज्वाइंट वेंचर लगाया है,
और इसको साफ पानी की कमी हो रही है, इसलिए साफ पानी को निकालने के लिए डिसैलिनेशन प्लांट लगाए गए हैं। प्योर पानी चाहिए, आसुत जल, डिस्टिल्ड वाटर चाहिए, यही समझिए आप। यानी नमकीन खारे पानी से आसुत जल निकालो और तब, और वो करोड़ लीटर पर डे चाहिए। कितनी बड़ी फैसिलिटी! ये एक ऐसी चीज है जहां पानी तो चाहिए ही चाहिए। हमने कहा पानी बालू जैसी सामान्य चीजें हैं, लेकिन वो भी अलभ्य हैं। फिर ऐसे एक संयंत्र को बनाने के लिए 5 से 15 बिलियन डॉलर का खर्चा है दोस्तों। जो गुजरात में टाटा पीएससीएम का एक जो प्रोजेक्ट लगाया गया है वो 11 बिलियन डॉलर का है, और इसमें जेस्टेशन पीरियड है कम से कम 3 साल। बगैर किसी उत्पादन के इस तरीके के संयंत्र का निर्माण होता है। तो ऐसी स्थिति में बहुत कम लोग ऐसे हैं, बहुत कम ऐसे औद्योगिक घराने हैं जो ऐसे क्षेत्रों में वेंचर करें। आप देखिए, इसी फंड की कमी से वेदांता और फॉक्सकॉन के बीच में एक ज्वाइंट वेंचर हुआ था। और फॉक्सकॉन एक बड़ी कंपनी है जो इस तरीके की चीजों का निर्माण करती है, और फॉक्सकॉन अल्टीमेटली वहां से हट गई। क्यों? क्योंकि उतने ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड थी। तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। दूसरी चीज है, आज की दुनिया में हमें ऐसी सेमीकंडक्टर चिप चाहिए जिनके नोड 7 नैनोमीटर के आसपास हो। हमारी पहली चिप 28 नैनोमीटर के आसपास बनने वाली है, इस साल बन जाएगी। 4 गुना कम चाहिए, 1/4 चाहिए, चौथा भाग चाहिए। तो बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल गैप है। हालांकि ताइवान से हमारे अच्छे संबंध हैं और ताइवान भारतीय प्रयासों को मदद भी दे रहा है, लेकिन हर देश अपनी टेक्नोलॉजी को सीधे सीधे नहीं देता, अपने लिए रखता है। मेहनत करनी पड़ेगी। फिर प्रतिदिन हमने कहा कम से कम 1 करोड़ लीटर, अगर औद्योगिक यूनिट बड़ी है तो 2 से 3 करोड़ लीटर स्वच्छ पानी चाहिए। एक छोटे कस्बे की बराबर बिजली आपूर्ति निरंतर चाहिए। और ऐसी चिप्स का निर्माण जब आप करते हो तो ऐसी स्थिति में टॉक्सिक वेस्ट का भी सृजन होता है, जिसका प्रबंधन भी कुशलतापूर्वक चाहिए। क्या किया जा सकता है? भारत ने भी, हमने आपसे कहा कि इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन की स्थापना की है 2021 में, जिसमें 76,000 करोड़ रुपए का अंशदान किया गया है। इसका प्रयोग कैसे होगा? तो पहली चीज है कि जहां सेमीकंडक्टर यूनिट्स का निर्माण किया जाए, जैसे टाटा जैसी बड़ी कंपनियां कर रही हैं, तो उसमें 50% तक फिस्कल सपोर्ट भारत सरकार देगी। डिस्प्ले यूनिट, OMLED यूनिट आपके घर में टीवी में लगी है, LED लगी हुई हैं, इन सब का निर्माण करने में भी समर्थन करेगी। तो एक सेमीकंडक्टर का निर्माण और सेमीकंडक्टर बेस्ड डिवाइसेस के निर्माण भारत सरकार करेगी। कंपाउंड जो सेमीकंडक्टर है, जैसे गैलियम नाइट्राइड की अगर हम बात करें, ये सीधा सेमीकंडक्टर नहीं, सिलिकॉन बेस्ड, ये कंपाउंड जो है। अगर कोई कंपनी गैलियम नाइट्राइड जैसे सेमीकंडक्टर का निर्माण कर रही है या सिलिकॉन फोटोनिक्स का निर्माण कर रही है, जो एडवांस स्टेट पर फाइबर ऑप्टिक्स वगैरह के लिए उपयोगी है, तो भारत सरकार उसमें समर्थन करेगी। और ऐसी इकाइयां जो सेमीकंडक्टर विनिर्माण उद्योग में कुशलता से कार्य कर रही हैं, उसके डिजाइन का निर्माण कर रही हैं, जैसे माइक्रोलिथिंग वगैरह कर रही हैं, तो उसमें भी भारत सरकार जो है मदद करेगी। इस चीज का प्रोत्साहन करने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जाएंगे। मई 2025 में हमारे पास जो डेटा है, 6 ऐसी यूनिट्स की स्थापना की जा रही है। इतनी ग्लूमी पिक्चर होने के बाद भी हमको और आपको, हमने पहले कहा था, आशोन्मुख लिखना होना चाहिए, आशान्वित होना चाहिए, क्योंकि भारत सरकार ने इसको एक मिशन घोषित किया है, इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन, और 76,000 करोड़ जैसी राशि का समर्थन किया है। और विभिन्न देशों से, साउथ कोरिया से और ताइवान वगैरह से हम इसके ऊपर लगातार अप्रोच में भी हैं, वहां से टेक्निकल नो हाउ ले रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भारत अर्धचालक विनिर्माण बनने का एक हब हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इजी मेंटर का जो ऑनलाइन चैनल है, जो प्लेटफॉर्म है, उसको आप अपना समर्थन दें। जो सिविल सेवा के विभिन्न क्वेश्चंस जो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा सॉल्व करवाए जा रहे हैं, उनका देखें, उनका लाभ लें और अपने दोस्तों में भी वितरित करें। मैंने आपसे वादा किया है ITR और ऐसी कुछ चीज़ें जिनके बेसिक्स आपको क्लियर नहीं होगा कुछ नए बच्चों के लिए, उनके लिए ऐसे ही वीडियो, हम प्रमोशनल वीडियो यूट्यूब पर शीघ्र ही लॉन्च करेंगे। आज के लिए थैंक यू, टेक केयर।